वेलकम टू सन्डे सॉल्यूशंस। आज हम जावा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का 4 लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर 3 में हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास इक्वल इक्वल का साइन था कि अगर आपके पास दोनों इक्वल इक्वल को, इसका आंसर 1 आएगा या 0 आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। इस तरह नॉट इक्वल का साइन ये था, ग्रेटर का ये था, लेस देन कंपैरिजन करनी हो, इक्वल और ग्रेटर, लेस देन और इक्वल। इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात की थी कि जिस तरह आपके पास अगर दो कंपैरिजन ऑपरेटर को आपने एंड करना हो, आर करना हो, नॉट करना हो या कोई और गेट लगाना हो तो उसके लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कंडीशन करनी है कि एक चेक करनी है कि x शुड बी लेस देन 5 और x शुड बी लेस देन 10, तो उस केस में आपको दरमियान में एंड ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो यूज करना होगा, एंड। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो इसका आंसर 1 आएगा। इस तरह अगर इन दोनों में से दरमियान में आर गेट है, ये लेस देन 5 हो या x लेस देन 4 हो, दोनों केस में आंसर 1 आएगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फिर इसका जवाब आंसर होगा। इस तरह यहाँ पे नॉट गेट जो है x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10, इसका आंसर इवेलुएट किया जाएगा। अगर ये आंसर ट्रू है उसके बाद यह फॉल्स है, उसके बाद उसको रिवर्ट किया जाएगा, बाहर जो है वो नॉट गेट है। तो अगर 1 आंसर है इसका दरमियान में, ब्रेसेस के दरमियान में है, तो नॉट गेट उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यही आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या जो कंपैरिजन ऑपरेटर है 1 और ट्रू की फॉल्स में, ये इफ एल्स में नेक्स्ट लेक्चर में यूज होंगे। उसके बाद हमने स्ट्रिंग की बात की थी कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग लिखते हैं और नाम कोई भी रख सकते हैं, ग्रीटिंग के अलावा कोई भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो भी सेंटेंस या वर्ड यू स्टोर करवाना है तो उसमें आपने डबल कामास के अंदर आपको लिखना है। नेक्स्ट हमने इसके बारे में बात की थी कि स्ट्रिंग के मेथड कौन से हैं। अगर आप उसे कोई चीज़ उसकी लेंथ बताना चाहते हैं, डॉट लेंथ के बारे में हमने बात की थी। अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपर केस मेथड यूज होगा। इस तरह हमने बात की थी कि लोअर केस के बारे में, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना तो टू लोअर केस मेथड यूज होगा। इसके बाद हमने मैथ के कुछ जो लाइब्रेरी है उसकी बात की थी। मैथ डॉट मैक्स जो है एक्स और वाई में से जो बड़ा होगा वो रिटर्न करेगा। इस तरह डॉट मिन जो मेथड है वो क्या करेगा, 5 और 10 में से जो मिनिमम है वो रिटर्न करेगा। इस तरह मैथ डॉट SQRT ये स्क्वायर रूट देगा। हम अगर 64 यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमें 8 देगा। इस तरह अगर आपने रैंडम नंबर जनरेट करवाना है उसके बारे में हमने बात की थी। उसके लिए लाइब्रेरी जो मेथड यूज होता है मैथ लाइब्रेरी का, वो मैथ डॉट रैंडम यूज होता है। अगर इसके अलावा हमने यहाँ पे बात की थी, अगर ये तो आपको रिटर्न करेगा मैथ डॉट रैंडम 0 से 1 के दरमियान। अगर आपको कोई बड़ा रैंडम नंबर डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि हम इसको किस तरह किससे मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके यहाँ पे कोई बड़ा नंबर स्टोर। जिस तरह यहाँ पे हमने यूज तो किया था रैंडम नंबर और हमने 0 से 100 के बीच में डिस्प्ले करवाने के लिए हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई करके इसको जब इंटीजर में किया था तो हमारे पास ये आंसर जो आया था वो 77 आया था। तो डिटेल के लिए आप लेक्चर 3 जो है वो उसको देख सकते हैं। उसके अलावा हमने स्कैनर क्लास यूज की थी। अगर आपने यूजर से कीबोर्ड से कोई वर्ड लेना है, आपने कोई चीज़, कोई इंटीजर वैल्यू, कोई फ्लोट वैल्यू, कोई लाइन, कोई टेक्स्ट, तो उसके लिए हमने कहा था कि हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं। तो हम यहाँ हमने इंपोर्ट किए जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्कैनर। तो यहाँ पे उसका स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट ये देखें, हमने माई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इस माई ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप कोई भी इसके मल्टीपल मेथड्स हमने डिस्कस किए थे कि माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन करेंगे तो एक लाइन जब तक इंटर नहीं दबाएंगे तो ये लाइन को रीड करेगा, और अगर नेक्स्ट इंटीजर करेंगे तो इंटीजर लेगा, अगर नेक्स्ट फ्लोट करेंगे तो आपके पास ये फ्लोट लेगा। आज लेक्चर 4 में हम जरा एक कंडीशन जिसके बारे में डिसीजन बेस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हम कोई स्टेटमेंट कोई डिसीजन ले सकें जिसके बारे में। तो यहां पे उसके लिए आपके पास इफ और एल्स ये कंडीशन स्टेटमेंट है, ये यूज होती हैं। अगर आपने ये कंपेयर करना हो कि ए लेस देन बी है तो आप
ए लेस देन बी, अगर आपने ये इस बेस पे कोई डिसीजन लेना हो कि जब ए लेस देन आर इक्वल टू बी हो तो आप ये यूज़ करेंगे। इसी तरह आपको कंडीशन ये भी हो सकती है कि ए ग्रेटर देन बी, इसके बेस पे कोई आपने डिसीजन लेना हो, या आपने ये डिसीजन लेना हो कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी है, या आपने ये करना हो कि कोई दो वेरिएबल जो है वो जब बराबर हों तब ये डिसीजन ले लें, या बराबर ना हो तो डिसीजन ले लें। तो इन सब के लिए आपके पास यूज जो होता है वो आपके पास इफ़ और एल्स स्टेटमेंट यूज होती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन क्लास है, उसके बाद एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड, एक मेन मेथड है जो कि हमने कहा था कि हर जावा क्लास में यूज होती है। उसके अलावा आपके पास एक इंटीजर आपने लिया, एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है, और आपने एक वाई वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 18 है। अब अगर यहां में हमने कहा हम ये चाहते हैं अगर x y से ग्रेटर है तो हमें कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ आउटपुट पे डिस्प्ले करवाना है, तो हम इफ ये लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट में ये स्टेटमेंट लिखते हैं। ये लॉजिक, ये ऑपरेटर है हमारे पास, x ग्रेटर देन y। अगर x y से ग्रेटर है, यहां पे हमारे पास ये x वाकई y से ग्रेटर है तो इसका आंसर 1 आएगा। जब ये ट्रू होगा इफ के अंदर स्टेटमेंट तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये जो ब्रेसेस के अंदर यहां से लेकर यहां तक जो भी लिखा है आपने, जो भी यहाँ पे कमांड्स आपने लिखी हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे हमने प्रिंट एलन की ये वाला एक मेथड यूज किया है सिस्टम डॉट आउट का। ये क्या करवा गया, एक्स ग्रेटर देन वाई, ये प्रिंट करवाएगा जिस तरह आपको यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले होता है। इसको जरा हम रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो हम प्रोग्राम को रन करके जरा देखते हैं। इसमें हमारे पास x20 और y18 है। x चूंकि ग्रेटर आर इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अब इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, ये यहाँ पे लिखा हुआ आता है क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन है। अब अगर आपने ये देखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो इस ब्लॉक के अंदर, इस डबल ब्रेसेस के अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो, नहीं तो कुछ और डिसीजन आपने करना है। तो आप यूं कर सकते हैं, यहाँ पे एल्स इसी तरह लिख सकते हैं, उसके अंदर आप यहाँ पे ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ब्रेसेस इसी तरह बंद करेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर आप कुछ भी डिस्प्ले करवाना चाहें या कुछ मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी आप कुछ लिखना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप इसी तरह यहाँ पे आप लिखेंगे y इज ग्रेटर देन। तो अब हम देखते हैं अगर इसको कंडीशन को जरा हम x को अब स्मॉल कर देते हैं, 8 कर देते हैं और y 18 है, ठीक है। अब हम यूं करते हैं कि ये कंडीशन यहाँ पे x ग्रेटर देन y वाली फॉल्स होगी, इसको 8 कर देते हैं क्योंकि ये कंडीशन 8y से बड़ा नहीं है। जब ये फॉल्स होगा तो ये वाला ये स्टेटमेंट जो है इस ब्लॉक के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो एल्स वाले उस सेक्शन में आएगा और एल्स में जो यहाँ पे आपने जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इस प्रोग्राम को जरा रन करके हम देखते हैं। यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि ये जो इफ वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो गई है और जो एल्स वाली ये इस सेक्शन में आएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि y इज ग्रेटर देन x, तो ये इफ एल्स की एक ब्लॉक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स ब्लॉक के अंदर जो लिखा होगा इन ब्रेसेस के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एल्स इफ, या इसको हम यूं कहते हैं इफ एल्स नेस्टेड स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके पिछली क्लास में, पिछले इफ एल्स में हमने ये पढ़ा था अगर हमारे पास एक कंडीशन हो, अगर इफ वाली कंडीशन यहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा तो ये डिस्प्ले होगा, नहीं तो एल्स में जो लिखा होता था वो डिस्प्ले होता था। अब हम यूं करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन को हमने कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हमें जब एक कंडीशन चेक की हमने, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो इस ब्रेसेस के अंदर एग्जीक्यूट ये ब्लॉक है तो ये एग्जीक्यूट होगा। एल्स अदरवाइज अगर ये कंडीशन इसका आंसर 0 आता है उस केस में यहाँ पे एल्स में आएगा और उसके बाद हमने दोबारा इफ एल लिख दिया तो हमने दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिख दी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट एल्स वाला सेक्शन डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर दूसरी कंडीशन चेक होगी। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक जो इस ब्रेसेस के अंदर जो लिखा होगा, आपने यहाँ पे जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो जो एल्स सेक्शन में आपने जो यहाँ पे लिखा होगा इस ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होगा।
तो इसको हम थोड़ी सी प्रैक्टिस इस करके इसकी देख लेते हैं प्रोग्राम रन करके। एक क्लास के अंदर हमने एक मेन मेथड लिखा है, उसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का एक टाइप वेरिएबल लिखा है जिसकी वैल्यू 22 है। अगर टाइम लेस देन 10 है तो ये कंडीशन इस वक्त ये फॉल्स है, क्योंकि टाइम जो है 22 है, वो 10 से ग्रेटर है। तो इस वाले इफ सेक्शन में इस ब्लॉक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एल्स में आएगा। एल्स में वो देख रहा है कि अगर चेक करें, अगर टाइम लेस देन 20 है, अगर वो 20 से लेस है, इस कंडीशन ये भी फॉल्स है। तो अब क्या करेगा, नेक्स्ट ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो इसके बाद वो इस एल्स में आएगा, इसमें यहां पे चेक करेगा, क्योंकि ऊपर वाली दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अब एल्स में आएगा, वो एल्स में ये एग्जीक्यूट करवाएगा। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखते हैं, जो उसका आउटपुट होगा वो हमारे पास गुड इवनिंग आएगा यहाँ से, क्योंकि जो ऊपर वाली दोनों कंडीशन है वो फॉल्स हो गई और ये वाली दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, और उसे एल्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आना पड़ा इस प्रोग्राम को, और ये सेक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ा। यहाँ पे एक चीज आपने इस चीज का ख्याल करना है कि अगर इफ और एल्स जो है ना, ये एक लाइन की स्टेटमेंट है, तो आप ये वाले जो हमने ये ब्रेसेस जो यूज किए हैं ये ना भी करें फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपने कोड इफ या एल्स किसी भी सेक्शन में मल्टीपल लाइन में आपने कोड लिखा है, आपका जो है वो मल्टीपल लाइंस हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो उस सूरत में आपको ये जो ब्रेसेस हैं, सेमी ब्रेसेस, आपको ये लगाना लाजमी है। अब मैं अगर ब्रेसेस नहीं भी लगाता इसकी सारे कंडीशंस में, तो मेरा आंसर वही आएगा। मैं ये भी हटा देता हूं, फिर भी ये सारे हटा देता हूं, फिर भी आंसर वही आएगा, क्योंकि इस केस में मेरे पास जितने भी स्टेटमेंट है वन लाइन की स्टेटमेंट है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मसला तब बनेगा जब आपके पास ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट हो। जो इसका अल्टरनेटिव है इफ एल्स का, वो स्विच स्टेटमेंट है। ये भी एक वाइज डिसीजन, एक लॉजिकल डिसीजन ले सकता है एक स्विच स्टेटमेंट। इसका जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस राइट साइड पे, कि यहाँ पे स्विच एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखना होता है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेसेस शुरू करते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ब्रेसेस खत्म करनी होती हैं। अब इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपको मल्टीपल केसेस लिखने होते हैं। अब ये है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू या केस एक्स के साथ मैच होगी, या एक्स वाई के साथ, केस वाई के साथ, या किसी और केस के साथ। अब अगर इसमें मल्टीपल केसेस होंगी, अगर सपोज एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, एक्स है, तो एक्स वाला ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक्स वाला यहां तक। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू वाई है तो ये यहां तक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये किसी के साथ भी मैच नहीं होता, जो डिफॉल्ट वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहां पे दो तीन चीजें हैं कि ये एक स्विच स्टेटमेंट जो एक ही दफा इवेलुएट होता है, उसके बाद जो स्विच के अंदर आपने वेरिएबल ये लिखा है एक्सप्रेशन, वो मैच होगा हर एक्स केस के साथ, जिसके साथ मैच होगा वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। हर ब्लॉक के बाद ब्रेक यहां पे लिखा गया है, ब्रेक लिखना है आपने हर ब्लॉक के बाद। ये ब्रेक नहीं लिखेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ब्रेक लाजमी नहीं है हर दफा आप लिखें। ब्रेक अगर नहीं लिखेंगे उसका क्या इफेक्ट होगा, लिखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, इसको हम जरा प्रैक्टिस करके यहां पे देखते हैं। हमारे पास यहां पे एक इंटीजर डी हमने इस क्लास मेन है, उसके बाद एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक मेन मेथड है। इसके अंदर हमने एक डे वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसकी वैल्यू 4 है। ये स्विच स्टेटमेंट हमने यहां पे लिख दी और इसके अंदर हमने वही वेरिएबल का नाम लिख दिया। वेरिएबल एक इंटीजर टाइप डे है जिसकी वैल्यू 4 है। हमने यहां पे केस 1 2 3 4 5 6 इस तरह सो ऑन। अब डे की वैल्यू जिस केस के साथ मैच होगी वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इस केस में अगर डे इज इक्वल टू 4 है तो यहां पे केस 4 पे आएगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगी। यहां पे उसे ब्रेक मिलेगी, यहां पे ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके अंदर होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन थर्सडे। तो यहां पे उसे क्या प्रिंट करा देगा, यहां पे हम देख रहे हैं कि वो थर्सडे प्रिंट करवा रहा। तो हम इस प्रोग्राम को जरा रन करके देख। स्विच स्टेटमेंट की हमने बात की है कि आपके पास, हमारे पास ये एक इंटीजर टाइप का, इस चीज में, इस स्विच स्टेटमेंट में ये ख्याल करना होता है
कि यहाँ पे आपके पास जो केस हैं ये 1 2 1, इस तरह यहाँ पे 2, इस तरह आगे यहाँ पे 3 है, इस तरह 4 है। आपने जितने भी केसेस बनाए हैं वो जिस टाइप के हैं, यहाँ पे ये 4 ये इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ एक्सप्रेशन के अंदर, यहाँ स्विच के अंदर ये जो वेरिएबल देना होता है वो भी उसी टाइप का होना लाजमी है। अब यहाँ पे d इक्वल टू 4 है। अब क्या होगा कि वो डे वेरिएबल हमने यहाँ पे स्विच में स्टेटमेंट में पास किया है, वो डे का जो वैल्यू है वो 4 है, वो सब के केस के साथ मैच होगा। जिसके साथ मैच हुआ यहाँ पे आके वो ब्रेक तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब मैंने बात की थी, हाँ अगर किसी के साथ भी मैच नहीं होता तो नीचे हमने यहाँ पे डिफॉल्ट जो लिखेंगे केस वो एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था अगर मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट हटा देता हूँ, ये ब्रेक स्टेटमेंट सपोज ये केस 4 के बाद मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट हटा देता हूँ। अब चूंकि डे की वैल्यू 4 है, वो यहाँ आके ये केस एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं वो आउटपुट क्या आती है। हम जब इसको रन करके देखते हैं, अब उसने थर्सडे और फ्राइडे दोनों प्रिंट कराया। इसका मतलब यूं है जब उसने ये कमांड एग्जीक्यूट हुई उसके बाद वो यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि केस 5 में उसने केस 5 के ब्लॉक इस कोड को भी एग्जीक्यूट करवाया, और उसके बाद उसे यहाँ पे ब्रेक मिला और उसने क्या कर दिया, इस केस स्टेटमेंट इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ गया। अब ये ब्रेक ना लगाने का ये हुआ कि जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगी वो सारे केस नेक्स्ट केसेस एग्जीक्यूट कराता रहेगा। अब मैं नेक्स्ट केस भी ब्रेक हटा देता हूं। अब क्या होगा, अब 4 में अगर आएगा तो 5 भी एग्जीक्यूट करवाएगा, 6 भी करवाएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 उसने लिख दिए यहां पे। हाँ अगर मैं यहां पे डे की वैल्यू 2 कर देता हूं, अब सिर्फ 2 वाला ये जो 2 केस 2 के अंदर है ट्यूसडे एग्जीक्यूट करवाएगा, बाकी केसेस नहीं करवाएगा क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद यहां पे ब्रेक मौजूद है। तो स्विच के अंदर जहां पे भी ब्रेक होगा वो स्विच स्टेटमेंट से भले कुछ कमांड एग्जीक्यूट हुए हों या ना हुए हों, जहां पे भी उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी उसने स्विच से जो स्विच स्टेटमेंट है उससे बाहर आ जाना है। अब यहाँ पे सिर्फ ट्यूसडे यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अब मैं एक काम करता हूं, मैंने एक बात की है कि ये स्विच के अंदर जो केसेस हैं 1 2 3 ये इंटीजर टाइप के हैं। मैं ये वेरिएबल मैंने कहा ये डे वेरिएबल ये भी इंटीजर टाइप का होना लाजमी है। अब मैं इंटीजर की जगह इसको करैक्टर कर देता हूं। करैक्टर के लिए हमने CHAR यूज किया था, करैक्टर टाइप का मैं 2 कर देता हूं। ये अब हमने यहां पे लिखा है करैक्टर टाइप का, जिसमें आगे करैक्टर के आगे सिंगल कॉमा लिखते हैं। तो जब हमने ये 2 लिखा है तो उसने यहाँ पे ट्यूसडे ऑपरेट प्रिंट करवाने की बजाय, डिस्प्ले करवाने की बजाय केस नॉट फाउंड लिखा, नो मैच फाउंड, वो डिफॉल्ट में चला गया क्योंकि हमारे पास ये इंटीजर टाइप के हैं और हमने ऊपर जो डिफाइन किया वेरिएबल, यहाँ पे जो वेरिएबल पास किया है वो हमने करैक्टर टाइप का किया। तो करैक्टर उसे यहाँ पे कोई नहीं मिला कि जो 2 का अगेंस्ट जिसका ASCII कोड हो, तो उसने आके डिफॉल्ट पे जो था वो प्रिंट करवाया। इस तरह अगर मैं यहाँ पे भले यहाँ पे इंटीजर ही यहाँ पे डिफाइन कर दूं डे को, लेकिन मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूं, तो 10 केस चूंकि हमने डिफाइन नहीं किया तो इस केस में यहाँ पे केस में नो मैच फाउंड, ये वाला जो डिफॉल्ट वाला सेक्शन है वो डिफॉल्ट होगा। अब हमने यहाँ पे एक और ये जो बात की थी कि अगर ब्रेक नहीं लगाते तो वो ये केस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये केस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद केस 6 भी एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे आके ब्रेक लगेगी अगर केस 4 में एंटर होता है। अगर वो केस 5 में एंटर होता है तो क्या होगा, वो केस 5 और 6, क्योंकि केस 5 के बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो क्या होगा, तो केस 5 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद केस 6 एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे पास फ्राइडे सैटरडे 2 वो होंगी। अब इस ब्रेक हटाने का हमें फायदा क्या हुआ, इसका हमें फायदा ये हुआ, अगर हमने आर स्टेटमेंट करवानी है, मिसाल के तौर पर हम इफ के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करवाते थे, इफ हम लिखना x इज इक्वल टू 4, यहां पे हम दरमियान में आर लिखते थे, x इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो तो कुछ डिस्प्ले करवाने हो तो इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि ये हमने आर कंडीशन लगाई है बीच में, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब
ये स्विच में अगर यही चीज आपने इंप्लीमेंट करवाना हो तो आप यूं करें कि 4 और 5 के बीच में आप ब्रेक हटा देंगे, तो दोनों के केस में यहां पे मैं कहता हूं x इक्वल टू 4 हो या x इक्वल टू 5 हो, तो मेरे पास फ्राइडे प्रिंट हो। ठीक है, तो केस के बाद मैंने केस 4 के बाद मैंने ब्रेक हटा दिया, केस 5 के बाद भी यहां पे मैं ब्रेक लगा देता हूं। तो अब डे में 4 लिखूं या 5 लिखूं, दोनों के केस में मुझे फ्राइडे आंसर मिलेगा। तो ये अगर मैं ये ब्रेक हटा देता हूं तो इसके थ्रू मैं आर गेट भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो मैंने 5 लिखा तो यहां पे आपके पास फ्राइडे प्रिंट होगा, यहां पे आउटपुट। अब अगर इस 5 की जगह मैं 4 यहां पे इंटर कर देता हूं, अब यहां केस 4 में इंटर होगा, यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो केस 5 में इंटर हो जाएगा, तब भी फ्राइडे प्रिंटर का यहां पे आउटपुट पे फ्राइडे होगा। तो ब्रेक हटाने का हमें एक तो ये समझ में आया कि ब्रेक अगर आपने किसी केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट हटा देते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता रहता है, अगले केस में एंटर होता रहता है, होता रहता है जब तक उसे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलती। दूसरा हमें ये इससे पता चला, अगर हमारे पास ब्रेक हटा देते हैं तो एक किस्म का वो आर गेट की कंडीशन बन जाती है। तीसरा हमने इसमें यह देखा कि अगर कोई भी केस जो वेरिएबल है ऊपर स्विच में हमने इंटर किया एक्सप्रेशन, वो किसी केस के साथ मैच नहीं होता, तो जो डिफॉल्ट वाला ये है सेक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। You can join us on our Facebook page, Sunday Solution. Thank you very much.